Hello dear students, today we study about fluid mechanics. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, उसका बिहेवियर स्टडी करेंगे कि एक फ्लूइड किस तरह से बिहेव करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सच एज डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, राइट, और स्पेसिफिक वेट, राइट, एंड देन हम बात कर सकते हैं विस्कोसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कैपिलरिटी, राइट, वो सब हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक पार्ट को हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं और बोलते हैं उसको क्या, हाइड्रो स्टैटिक्स, राइट। एंड सिमिलरली दूसरा जो पार्ट है उसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, और इसी चीज़ को हाइड्रो डायनेमिक्स भी बोलते हैं, राइट। फ्लूइड जो स्टैटिक्स है, जैसा कि उसका नाम है फ्लूइड, मतलब द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, मीन्स इन फ्लूइड स्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट फ्लूइड एट रेस्ट ओनली, राइट, एंड इन फ्लूइड डायनेमिक्स वी स्टडी अबाउट फ्लूइड ड्यूरिंग मोशन। फ्लूइड ड्यूरिंग मोशन मतलब जब फ्लूइड मोशन में होगा तब हम उसकी जो स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। उस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स, और दूसरे नाम से इसको जानते हैं फ्लूइड हाइड्रो डायनेमिक्स, राइट, इस तरह से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है, राइट। मतलब एक लाइन में इसको डिफाइन करो तो कुछ इस तरह से करते हैं, अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, या दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स, राइट। तो जितने भी सब्सटेंस हैं जो फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको रिलीज करने के बाद उन सारी सब्सटेंस को हम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। बेसिकली एक मैटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड ऐसे हैं कि आप उसको रिलीज करेंगे तो वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करेगा, वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन लिक्विड की बात करो, गैसेस की बात करो, तो वो दोनों के दोनों फ्लो करते हैं, राइट। इसीलिए हम कंबाइंडली लिक्विड एज वेल एज गैसेस को मिला करके जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको फ्लूइड बोलते हैं। सो हियर वी स्टडी, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के आप दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हैं, हियर वी स्टडी अबाउट लिक्विड्स एंड गैसेस। बेसिकली यहाँ पे जो स्टडी होने वाली है वो लिक्विड्स की होने वाली है, राइट। गैसेस के लिए वो इक्वेशंस इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे कुछ एप्लीकेशन पार्ट में, लेकिन जो मेनली जो चैप्टर है वो बेस्ड है किस पे, लिक्विड पे। हम यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में, लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादातर स्टडी करेंगे, राइट। कि लिक्विड जब रेस्ट में होगा तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, तब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगे, कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। और जब वो लिक्विड मोशन में होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, या कौन कौन से लॉ इम्प्लीमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा फ्लूइड स्टैटिक्स, तो यहाँ पे हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे रेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे वेव्स की 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डेंसिटी हो गया, राइट, एंड देन रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड कैलकुलेट करेंगे जब रेस्ट में होगा तब, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड आगे चल के बात करेंगे पास्कल लॉ। तो वहाँ से जो चैप्टर की जो डेप्थ है वो बढ़ जाती है कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और चीज़ें किस तरह की हैं, राइट, लेवल क्या है, पास्कल लॉ एंड देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है, जब हम रेस्ट की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो उसका जो फ्री सरफेस है उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उसके डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होता है, ठीक है, वो बिहेव करता है, उस चीज़ को हम भी स्टडी करेंगे, राइट। और दूसरा जो पार्ट है वो फ्लूइड डायनेमिक्स। जब फ्लूइड मूव कर रहा होगा तब उसका बिहेवियर क्या होगा, तब उससे रिलेटेड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। सो उसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें हम स्पीड और फ्लक्स की बात करेंगे, राइट, वेंचुरीमीटर की बात करेंगे, फ्लोमीटर की बात करेंगे, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसमें हम फ्लूइड की स्टडी करने वाले हैं, तो फ्लूइड क्या होता है? सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। A substance that can flow is called fluid, ठीक है। सो अब जैसा कि आपने सुना कि लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों फ्लो करते हैं, इसीलिए दोनों को कंबाइंडली हम फ्लूइड के नाम से जानते हैं। सो ठीक है, दोनों को मिलाकर फ्लूइड बोलते हैं, राइट। तो उसमें गैस भी काउंट हो गई, फ्लूइड। जैसा कि मैंने बोला लिक्विड, जैसे कि मैंने जो चैप्टर है पूरा टोटली किस पे बेस्ड है? लिक्विड पे। हम यहाँ पे बेसिकली लिक्विड की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा पीछे की तरफ जाते हैं। जैसा कि सॉलिड जो होते हैं उनका शेप और साइज फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, राइट। शेप और साइज फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वेरी स्ट्रांग फोर्स होते हैं। वो ड्यू टू द स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देयर शेप एंड साइज आर फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स होता है, ठीक। एंड आगे आप बात करेंगे लिक्विड्स की, तो कंपेरेटिवली सॉलिड के कंपेरेटिवली लिक्विड के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जान रहे हैं, वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। इसीलिए लिक्विड का कोई भी शेप और साइज डिफाइंड नहीं होता। आप जिस कंटेनर में उसको प्लेस करेंगे उस कंटेनर के शेप और साइज को वो गेन कर लेता है, ठीक है। जैसा कंटेनर है वैसा ही उसका शेप और साइज हो जाएगा, राइट। वैसे ही हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में और भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम वैल्यू का होता है, मतलब वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। इसीलिए गैसेस को आप आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो लिक्विड है और गैसेस हैं दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही है कि लिक्विड जो है उनके शेप और साइज फिक्स नहीं होते, गैसेस की भी शेप और साइज फिक्स नहीं होते। बट जो हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम की, वहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम लगभग फिक्स होता है। यानी कि यदि आपको कंप्रेस करना है लिक्विड को तो बहुत बड़े अमाउंट में फोर्स लगाना होगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। लेकिन गैसेस को कंप्रेस करना है तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, राइट। उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी वेरी वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ये तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस हो गया कि सॉलिड्स क्या होते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, एंड लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होती हैं, राइट। तो हियर हमने अभी डिफाइन किया किसको? फ्लूइड को, जिसमें हम जानते हैं क्या, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। और यहाँ पे लिक्विड एज वेल एज द गैस दोनों ही फ्लो करते हैं, इसीलिए दोनों को कंबाइंडली हम फ्लूइड के नाम से जानते हैं, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या मैं थोड़ा सा चैप्टर को भी समराइज कर दूं। यहाँ पे हम यहाँ क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, राइट, फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए the main
कैरेक्टरिस्टिक्स of fluid. 8. Number 1, density. Number 2, relative density. Number 3, specific weight. Number 4, specific gravity. Right. Number 5, pressure. Number 6, compressibility. 7, surface tension. 8, viscosity. 9, कैपिलरिटी. कैपिलरिटी मतलब कैपिलरी एक्शन से बात की गई. ठीक है. तो बेसिक प्रॉपर्टीज है यहाँ पर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी. राइट. इन सब चीज़ों की हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद प्रेशर आता है. प्रेशर के बाद ये चैप्टर एकदम मतलब जिसकी डेप्थ की हम बात करें, लेवल की बात करें नीट और जे के अकॉर्डिंगली, वो अपना एक लेवल दिखने लगता है आपको कि प्रेशर एंड द पास्कल लॉ. ठीक है. एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो वहाँ से क्वेरीज भी आती है, वहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. राइट. कंप्रेसिबिलिटी एंड द सरफेस टेंशन एक अपने आप में डिफरेंट पार्ट है. ठीक है. वो हम स्टडी करेंगे जहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है. और विस्कोसिटी एंड कैपिलरी एक्शन. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. इसमें एक और चीज़ इसमें हम बात करेंगे क्या, बर्नौली थ्योरम की, वो मैं नहीं बताया आपको यहाँ पे. ठीक है. तो बर्नौली प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे. लेकिन ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर वो एक फिनोमेना है. ठीक है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई फ्लूइड की, वो स्टडी करने वाले हैं. राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 डेंसिटी से. डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरह का एक लेटर रो. ठीक है. ये पी से थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा करके. ठीक है. डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं. और बेसिकली आप इसके बारे में जानते भी हैं पहले से. ठीक है. आप लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि मास और वॉल्यूम का एक रिलेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं. क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है. इट्स डिफाइंड एज डेंसिटी. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ a substance is defined as density. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो क्या है कि दिस डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इस तरह से लिखते हैं. राइट. तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पर जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो उस पैरामीटर को किस तरह से लिखते हैं और कब कैसे लिखा जाता है वो देखना ज़रूरी है. नॉर्मली हमें पहले की क्लासेस में ये पढ़ते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. तो जब भी हमें एवरेज डेंसिटी की बात करनी है या एवरेज के लिए कभी एवरेज बोला नहीं जाता है. आप यदि बात कर सकते हैं कि
जब भी आपसे पूछा जाएगा डेंसिटी बताओ, तो उसका मतलब अपने आप में एवरेज डेंसिटी ही है, ठीक है। डेंसिटी मतलब एवरेज डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं आप, ठीक है। सो उस टाइम पर आपको किस तरह से डिफाइन करना होगा, तो जो इनिशियल एक्सप्रेशन अभी देख रहा है आपने वैसे ही, क्या कि दिस रो इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मास बोला है वहाँ पर टोटल मास, राइट, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे कि ये कोई सब्सटेंस है, यहाँ पर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, लेकिन यदि ये कोई एक सब्सटेंस की बात करें, वो नॉन यूनिफॉर्म वे में स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो उस टाइम पे डिफरेंट पार्ट ऑफ वॉल्यूम में डिफरेंट वैल्यू ऑफ मास अवेलेबल होगी, मतलब डिफरेंट डेंसिटीज होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको एक एलिमेंटल पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि चलिए मैं यहाँ एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू डेल्टा एम और डेल्टा बी, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पार्ट में डेंसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं, किसी स्मॉल पार्ट में, ठीक है, एक एक्यूरेट वैल्यू की तरफ बात करने जा रहे हैं, ये जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है। जब हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं तो एक स्मॉल पार्ट सेलेक्ट करते हैं, वहीं की बात करते हैं, राइट। जब एवरेज बात करते हैं तो उस टाइम पर हम एक बड़े पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। सो जब आप एक्यूरेसी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, राइट, तो उस टाइम पे आपको एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा आपने एक पार्ट, एक वॉल्यूम का पार्ट सेलेक्ट किया, ये वाला, जिसका वैल्यू स्मॉल वॉल्यूम डी वी है, ठीक है, इसका स्मॉल मास डी एम है। तो मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि दिस डेंसिटी ऑफ ए स्मॉल पार्ट, देन दैट वन इज द एक्यूरेट डेंसिटी, राइट। सो रो इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, डेल्टा b tends to 0 at that time delta m upon delta b, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से कि दिस रो एक्यूरेट इज इक्वल टू, जो होगा वो होगा डी एम डी वी, राइट, ऐसा है, डी एम डी वी ये। तो इन सब का बस यहाँ पे ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मीनिंग सबका एक ही है, लेकिन जब हमें ऐसी नीड हो कि डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट पार्ट ऑफ वॉल्यूम में डिफरेंट मास अवेलेबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तब हम इसको, ये एक ही बात है, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की और बाकी कुछ रिलेटेड पैरामीटर्स की, राइट। तो देखिए डेंसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है GCC, क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इज m अपॉन वॉल्यूम की बात करो तो L⁻3, सो दिस इज mL-3, ठीक है, ये बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से आती थी कि ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है और ये डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड एक और पॉइंट, इट इज़ अ पॉजिटिव एंड स्केलर क्वांटिटी, सो डेंसिटी इज पॉजिटिव एंड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आप स्केलर वेक्टर पढ़ चुके हैं पहले से, है ना, स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स के बाद, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मालूम है, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। जहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं वो स्केलर्स कहलाते हैं। तो ये जो डेंसिटी है उसको केवल और केवल रिप्रेजेंट करने के लिए या यूज़ करने के लिए केवल हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की। इसीलिए मतलब मैग्नीट्यूड की हेल्प से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, किसी को समझा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर। यदि हमें डायरेक्शन की और ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लेन करने के लिए डेंसिटी को, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ये मोटी मोटी डेफिनेशन, बाकी तो खैर जब वेक्टर आपने पढ़ा
तब सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। चलिए तो डेंसिटी इज पॉजिटिव एंड अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, ये हुआ। अब इन सब के बीच में जो अब तक अपन ने देखा उन सब में जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब आ रहा है कि कुछ हम क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं जिनका डेंसिटी यहाँ लिखने जा रहे हैं, क्योंकि वो डेंसिटी कहीं ना कहीं यूज़ होगा तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है कि डिफरेंट जो ज़्यादातर टाइम यूज़ होने वाली क्वांटिटी है उनकी डेंसिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो मैं डेंसिटीज़ का एक टेबल बना रहा हूँ छोटा सा यहाँ पे, देखिए वो आपको याद रखना होगा आगे तक, ठीक। सो सबसे पहले सब्सटेंस है ना, एंड दिस इज डेंसिटी, और वो भी ऐसा यूनिट में, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, ठीक। कुछ कन्वर्जन होगा तो मैं बता दूंगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। बार बार हम वाटर की बात करने वाले हैं, वाटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसका डेंसिटी आपको मालूम होना चाहिए। सो सब्सटेंस इज वाटर, दैट इज़ प्योर वाटर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ दूसरों से कंपेयर करने के लिए, 1.0 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। प्योर वाटर, सी वाटर, समुद्र का पानी, सी वाटर, सी वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1.03 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, इससे ये वैल्यू बड़ी है थोड़ी सी, है ना। तो इसीलिए सी वाटर को हैवी वाटर बोलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा उसके अंदर वेट होता है सेम वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, मास होता है, ठीक। मास होगा तो वेट भी होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो ज़्यादातर यूज होने वाली सब्सटेंस है वो है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी Hg, ठीक है। इसका जो डेंसिटी होता है वो 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट। एयर, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, एयर, देखिए एयर का जो डेंसिटी है वो वेरी लो होता, ठीक है। तो एयर का डेंसिटी यहाँ पे याद रखिएगा 1.299 ओनली kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आइस भी यूज होता है, तो आइस का 0.92, कई बार केवल 9 होता है, 0.9, ठीक है, × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और इसके बाद एक और सिल्वर, रेयर यूज होता है लेकिन ठीक है पता होना चाहिए, सिल्वर का है 10.2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये वो डेटा है जो आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, ध्यान रखना होगा। एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है, फिर उसको बंद कीजिए और उसके बाद रीराइट कीजिए, दोबारा से लिखिए सारी वैल्यूज़ को, ये याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस। किसी को स्टैंडर्ड मानते हुए उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी मेजर करना ही क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे आप रिलेटिव मोशन पढ़े, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या जो अनदर ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं वहाँ पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई फ्रेम या कोई ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो वैसा ही कुछ पैरामीटर यहाँ पे है
ठीक है, वैसा उस तरह का एक्सप्रेशन तो नहीं आने वाला, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस यानी कि बाकी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, एंड दैट रिलेशन इज अ रिलेटिव डेंसिटी, राइट। तो सिंपली यदि बात करो डेफिनेशन की तो वो तो ईजी सी है, आप समझ सकते हैं क्या। देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो स्टैंडर्ड में बार बार बोल रहा था वो कौन है, वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सब्सटेंस है, ठीक है, बार बार यूज होता है, ठीक है, हर जगह यूज होता है, इसीलिए हमने हर सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। सो दैट अगेन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। इट इज़ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस to the it is the ratio of density of a substance to the density of water at 4 degree Celsius, right। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, it is the ratio of density of a substance to the density of water at 4 degree Celsius, ठीक है। so this rho relative is equal to density of substance upon density of वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, दिस इज रो सब्सटेंस अपॉन रो वाटर, दिस इज रो रिलेटिव, राइट। ये तो यहाँ पे भी डेंसिटी है, यहाँ पे भी डेंसिटी है, दोनों का रेशियो, तो इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा नंबर, राइट। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, राइट। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये हुआ रिलेटिव डेंसिटी। अब जो इस डेंसिटी से रिलेटेड मैंने एक चीज़ अभी बताई थी कि कुछ सब्सटेंस है उनका डेंसिटी जो एक टेबल बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब आने वाला है कि हम टू और मोर सब्सटेंस को यदि मिक्स करते हैं तो उनका जो मिक्सर होगा उस मिक्सर का डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, वो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, राइट, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हम टू और मोर सब्सटेंस को जिनके डिफरेंट डेंसिटी है उनको मिक्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंटेनर में, और उस कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर बना उसका डेंसिटी क्या होगा, मतलब एवरेज डेंसिटी की अब बात कर रहे हैं। सो दैट टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इज़ द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये सिंपल सा डेफिनेशन का हो या सिंपल एक्सप्रेशन का हो, हर बार हम इसी से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हर बार इसको यूज़ करेंगे तो हमें टाइम लग सकता है कई बार कैलकुलेट करने में, इसीलिए पर्टिकुलर केस स्टडी करेंगे हम और उस केस के अकॉर्डिंग आप फाइनल एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो आप बीच का जो कैलकुलेशन टाइम है उसको रिमूव करके मिनिमम टाइम में आंसर फास्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले केस नंबर 1 ले रहे हैं, राइट। केस नंबर 1 मतलब हमने दो सब्सटेंस को मिक्स किया जिनका डेंसिटी डिफरेंट है बट उनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट वन केस में जो है उनका मास सेम है, मतलब इक्वल वॉल्यूम में उनको मिक्स कर रहे हैं, इक्वल मास में उनको मिक्स कर रहे हैं, राइट। चलिए, सो केस नंबर 1,
two substances are of density rho 1 and rho 2 mixed in a container in equal volume, then the density of मिक्सचर, तब डेंसिटी मिक्सचर की क्या होगी। ठीक है, सो पर्टिकुलर कोई एक सब्सटेंस जिसका डेंसिटी आपको दे रखा है रो 1, ठीक है, और इसका वॉल्यूम B, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम हम नाम चलिए B1 और इसका मास क्या है, लेट दिस इज M1। दूसरा कोई सब्सटेंस है जिसके रो 1, दिस इज M1 और ये B1, बट यहाँ पे आपको गिवन है B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू हमने B मान लिया। ठीक है, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो मिक्सर का डेंसिटी क्या होगा, राइट। चलेंगे, तो मिक्सर का डेंसिटी देखिए क्या होगा। रो मिक्सर इज इक्वल टू M1 टोटल मास, राइट, M1 प्लस M2 अपॉन B1 प्लस B2। ठीक है, आपको जो डेटा दे रखा है वो रो और इक्वल वॉल्यूम बोला है, तो उसके फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब M को आपको रिप्लेस ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। सो मैं ये साइड वर्क कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, रो इज इक्वल टू M अपॉन B होता है। यदि हमने बात की है रो 1 की, तो यहाँ पे M1 आएगा और B1 क्या है, B है, राइट। सो दिस इज M1 इज इक्वल टू रो 1 इंटू P। सिमिलरली M2 इज इक्वल टू रो 2 इंटू V, राइट। तो अब हम वैल्यू प्लेस करेंगे और आंसर लिख देंगे सीधा। देखिए, रो मिक्सचर इज इक्वल टू दिस इज M1 मतलब रो 1 B प्लस रो 2 V अपॉन B प्लस B, एंड दिस इज V टेकन आउटसाइड कॉमन लेते ही कैंसिल हो जाएगा। दिस इज रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, राइट। जब हमने टू सब्सटेंस को मिक्स किया तो ये देखने को मिला। इस फॉर्मूले को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। सो वो इस तरह से कि व्हेन एवर वी मिक्स सब्सटेंसेस इन इक्वल वॉल्यूम, राइट, ऑफ डिफरेंट डेंसिटी है, लेकिन उनके वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, तब द डेंसिटी ऑफ